गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने ऑलरेडी 2 पार्ट कर रखा है, ठीक है ना। आज हम थर्ड पार्ट करेंगे। इस पार्ट में बेसिकली हम नेटवर्क, लूप या उस तरह की चीज़ों का स्टडी करेंगे जो थ्योरी के साथ साथ आपके लिए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पार्ट से आपको 4 एक्सपेरिमेंट्स आएंगे और वो एक्सपेरिमेंट्स आपको परफॉर्म करना होगा। ओके, तो हम अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ्स रूल से। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ्स रूल से। ओके, किरचॉफ ने हमें नेटवर्क को कैसे सॉल्व करें, हम नेटवर्क को कैसे सॉल्व करें उसके लिए उसने हमें रूल दिए। ओके, नेटवर्क में नॉर्मली क्या होता है, ऐसी सर्किट्स होती हैं जिनमें हमें सीरीज पैरेलल नहीं पता चलता। तो जब हम सीरीज पैरेलल नहीं पता चलता है तो हम करंट की वैल्यू या कहीं पर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू या टोटल रेजिस्टेंस ये निकालना चाहें तो हम ये कैसे निकालेंगे। ओके, तो जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हैं जिनमें हमें सीरीज पैरेलल नहीं पता चल रहा वो हमारे नेटवर्क हैं। ओके, अगर हम नेटवर्क का कोई एक क्लोज्ड पार्ट लेंगे, हम नेटवर्क का कोई क्लोज्ड पार्ट लेंगे तो हम उसे लूप कहते हैं। और जिस पॉइंट पर मिनिमम 2 डायरेक्शन से ज़्यादा में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो हमारा जंक्शन कहलाएगा। जैसे मान लो हमने ये एक सर्किट बनाया, क्लियर है। हमने ये एक सर्किट बनाया, सर्किट में हमने रेजिस्टेंसेस लगा दिए। अब ये देखो सेल से करंट आ रही है, ठीक है ना, सेल से करंट आ रही है। इस पॉइंट पर करंट आने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ऐसे पॉइंट्स जहां पर ओके हमें मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम 3 ब्रांच दिखें। जैसे यहां देखो इससे करंट आ रहा है और इन दोनों से बाहर निकलेगा। ओके, तो ऐसे पॉइंट्स को हम जंक्शन कहेंगे। ओके, इस कंप्लीट को हम नेटवर्क कहेंगे। ओके, क्यों, हमें इसमें सीरीज पैरेलल नहीं पता चल रहा। और इसके अंदर से मान लो अगर हम कोई क्लोज्ड पार्ट ले लेते हैं, मान लो ए बी डी ए ले लिया, ठीक है ना, तो ये हमारा लूप हो जाएगा। ओके, लूप हो जाएगा। तो 3 चीजें यहां पर आ रही हैं जो हम बार बार बोलेंगे, यूज करेंगे, वो है नेटवर्क, लूप एंड जंक्शन, ठीक है ना, नेटवर्क, लूप एंड जंक्शन। अब हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ पर आते हैं। ओके, हम इसके फर्स्ट लॉ पर आते हैं। जो फर्स्ट लॉ है हम उसे शॉर्टकट में किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं, केसीएल। हम किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं। ओके, या जंक्शन रूल कह लेते हैं, या हम इसे जंक्शन रूल कह लेते हैं। बेसिकली ये लॉ अगर हम सिंपल फॉर्म में बात करें, ठीक है ना, तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है।
ठीक, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग algebraic sum of currents meeting at a junction is zero. Okay, algebraic sum of currents meeting at a junction is zero. Algebraic sum of currents meeting at a junction is zero. सपोज करो इनका नाम मैंने I1, I2, I3, I4 और I5 रखा। ओके, अब देखो क्या होता है कि हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे और साइन कन्वेंशन हम इस तरह से लेते हैं कि जो इनकमिंग करंट्स हैं, जो हमारी इनकमिंग करंट्स हैं उनको हम पॉजिटिव लेंगे और जो आउटगोइंग करंट्स हैं उनको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना, उनको हम नेगेटिव लेंगे। तो इसे देखो हम इस रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं, I1 पॉजिटिव में वो इनकमिंग है, I2 नेगेटिव में। ठीक है ना, ये आउटगोइंग है। ओके, फिर देखो I3 इनकमिंग है, I4 भी इनकमिंग है और I5 आउटगोइंग है। इसको हमने 0 लिखा। इसका मतलब I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I5। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। हम सिंपल वे में कह सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ओके, अब हम इसके सेकेंड लॉ पर आ रहे हैं। ओके, जो सेकेंड लॉ है हम उसे नॉर्मली केवीएल कहते हैं। ओके, किरचॉफ्स लॉ फॉर पोटेंशियल। ठीक है ना, हम इसे केवीएल कहते हैं और ये सिंपल वे वर्ड्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये सिंपल वे में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इसके अकॉर्डिंग algebraic sum of currents into resistance which is potential drop, current into resistance which is potential drop and EMFs in a closed loop is zero. Algebraic sum of potential drops, current into resistance and EMFs in a closed loop is zero. ओके, ये हमारा सेकेंड लॉ है। तो अब देखो सेकेंड लॉ को हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है ना, सेकेंड लॉ को हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो सपोज करो हमने कोई एक सर्किट लिया, हम चलो सिंपल सी सर्किट ले रहे हैं। ठीक है ना, सपोज करो हमने इससे करंट I1 स्टार्ट किया है, इससे करंट I2 स्टार्ट किया है। ओके, तो ये I1 ऐसे चलता हुआ यहां आएगा। क्लियर है? ओके, ये I1 ये चलता हुआ यहां पर आया। ठीक है ना,
हम जंक्शन रूल को यूज करना चाहते हैं, ठीक है ना, हम जंक्शन रूल को यूज करना चाहते हैं। तो देखो हमने क्या किया, यहां पर करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और ये I1 है, ये I2, तो ये मेरा I1 माइनस I2 है, ठीक है ना, ये हमारा I1 माइनस I2 है। ये I1 माइनस I2 ऐसे चलता हुआ यहाँ आया, ठीक है ना, I1 माइनस I2 यहाँ आया, ये I2 यहाँ आया। अब फिर से हम जंक्शन रूल लगाएंगे, हम फिर से जंक्शन रूल लगाएंगे, तो जब हम ऐड करेंगे तो I2 कट गया, ये I1 वापस आ गया। क्लियर है? इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं, ठीक है, हमने इनकी नेमिंग कर दिया, ओके। और जो सेल हैं, जो हमारे सेल्स हैं, इनका भी नेमिंग कर दिया, जो रेजिस्टेंसेस हैं उनका भी हमने नेमिंग कर दिया, ओके, हमने इनका नेमिंग कर दिया है। अब देखो इसके बाद हम, ठीक है ना, सबों के लिए प्लस माइनस साइन यूज कर रहे हैं। तो सेल में ये प्लस है, ये माइनस है, करंट ऐसे आ रही है तो ये प्लस है, ये माइनस है, करंट ऐसे आ रही है, ये प्लस है, ये माइनस है, ओके, करंट ऐसे आ रही है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये सेल का माइनस है, ये प्लस है। इतना काम करने के बाद अब हम सपोज करो लूप लेते हैं A G C B A, ये हमने लूप लिया A G C B A। जब हम मूव कर रहे हैं A से G की तरफ, तो ये देखो हम सेल के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आए हैं, तो हमने इसका नाम -E1 रखा। अब हम G से C की तरफ चले तो इस रेजिस्टेंस में हम पॉजिटिव से बाहर आ रहे हैं, तो इसका नाम हमने +I2R2 रखा है। अब हम आगे बढ़े तो इस रेजिस्टेंस के लिए भी हम पॉजिटिव से बाहर आ रहे हैं, ठीक है, और जो करंट आ रही है वो I1 है, तो +I1R1, ये हमने 0 लिखा। क्लियर है? I2R2 +I1R1 = E1। अगर मान लो किसी ने लूप ऐसे ले लिया था ABCGA, किसी ने ऐसे ले लिया था, ओके, तो देखो क्या होता है, हम इस बार माइनस से बाहर आएंगे तो -I1R1। अब हम आगे मूव कर रहे हैं, फिर देखो हम बाहर माइनस से आए तो -I2R2, और इस सेल में हम पॉजिटिव से बाहर आए हैं तो +E1 = 0। इसका मतलब है -I1R1 -I2R2 = -E1। माइनस हटा दो तो I1R1 +I2R2 = E1। तो लूप हम किसी भी तरह से लें, हमारे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो सेम बनेगा, ठीक है ना। देख लो, I1R1 +I2R2 = E1, I1R1 +I2R2 = E1। क्लियर है? ये हमारा सेकेंड लॉ है। तुम्हें हो सकता है कि तरह तरह के साइन कन्वेंशन समझाए जाए, ऐसे करो वैसे करो, ये सबसे सिंपल तरीका होता है कि तुम करंट बनाने के बाद, ठीक है ना, प्लस माइनस साइन लगा दो और बस अपनी मूवमेंट ऑब्जर्व करो कि तुम रेजिस्टेंस में या सेल में पॉजिटिव से बाहर आ रहे हो या नेगेटिव से। जिधर बाहर आ रहे हो, ओके, अकॉर्डिंगली वो साइन यूज कर दो।
अब हम जैसे एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना, हम इसके लिए एक न्यूमेरिकल लेते हैं। ये मान लो 6 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, और ये हमारा 8 वोल्ट है, ठीक है। और जो रेजिस्टेंसेस है मान लो ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ओके, और ये 4 ओम है। पहले हम इनके नेमिंग रख देते हैं, नेमिंग कर दिया, ठीक है ना, हमने इनका नेमिंग कर दिया। और सपोज करो किसी एक सेल से या 2 सेल से तुम करंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो हम पहले अपनी आसानी के लिए किसी एक से ही करते हैं। मान लो हमने इससे आई स्टार्ट किया है, ये आई यहां आया। अब क्या होगा, इस जंक्शन पर ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है ना, जंक्शन पर ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो मान लो ये वाला पार्ट मेरा I1 है, तो ये पार्ट मेरा I माइनस I1 हो गया। ये I1 ऐसे मूव करता हुआ आगे आया, और ये I माइनस I1 भी मूव करता हुआ यहाँ आया। इस पॉइंट पर फिर से दोनों मिलेंगे, जंक्शन रूल लगेगा, I1 कट गया, ये I वापस आ गया। अब जब तुमने करंट बना लिया तो अब इनका प्लस माइनस ले लो, ठीक है ना। ध्यान रखना कि जो तुम प्लस माइनस लोगे वो करंट ड्रॉ करने के बाद लेना। तो सेल में तो बहुत सिंपल है, प्लस माइनस। रेजिस्टेंस में बस केवल ये देखो, करंट एंटर प्लस से करती है, बाहर माइनस से आती है। प्लस माइनस, करंट ऐसे आ रही है, प्लस माइनस, यहां पर ये हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हमने वो कर दिया, ठीक है ना। अब तुम देख चुके हो कि लूप हम कैसे भी लें, ठीक है ना, हमारी इक्वेशन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मान लो पहले हमने लूप लिया ए एफ सी बी ए। बस मेन बात ध्यान रखना है कि जहां से तुम स्टार्ट किए हो वहां तक पहुंचोगे, ठीक है ना, ए एफ सी डी ए। तुमने ये लूप लिया। अब देखो, जब तुमने ये लूप लिया तो सबसे पहले ये रेजिस्टेंस आया। कहां से तुम बाहर आ रहे हो, माइनस से, तो -5i। अब सेल में कहां से बाहर आए, माइनस से, -10, ठीक है ना। ध्यान रखना सेल के समय मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल उसका ईएमएफ लिख देना। इस रेजिस्टेंस में भी तुम माइनस से बाहर आ रहे हो, तो -i माइनस I1 4, ओके। अब तुम आगे बढ़े, इस सेल में प्लस से बाहर आए हो, +6 = 0, ओके। तो ये हमारा हो गया -15i, सॉरी, -9i और +4i1, -9i और +4i1, ओके, इज इक्वल टू 4। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट आ गया है। -9i, देख लो, 5i और ये 4i, ओके, और ये कितना हो गया, +4i1। अब हम सपोज करो सेकेंड लूप ले लेते हैं। हमने लूप मान लो ले लिया एफ
सी डी ई एफ। अब हमने ये लूप लिया है, क्लियर है? जब हमने ये लूप लिया तो हम एफ से सी की तरफ जा रहे हैं, सेल में माइनस से बाहर आए तो -10, रेजिस्टेंस में भी तुम माइनस से बाहर आए, -4i -i1। अब तुम आगे बढ़े, इस सेल में तुम प्लस से आए तो ये +8 हो गया, और इस रेजिस्टेंस में भी तुम प्लस से बाहर आए हो तो +10i1 = 0। ठीक है, तो ये हो गया -4i और 4 और 10 14i1 = 2। ठीक है, -10 है +8 है, तो ये हो गया -2i + 7i1 = 1। तुम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दोगे, ठीक है ना? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व एंड फाइंड i and i1। On my link you can send the answers of I and I1 after solving it, right? Or if you have any problem, then you can ask questions also. Okay, I am always ready to help you. Now we are taking a little bit complicated situation. Suppose this is 3 volt, 3 ohm, 1 volt, 1 ohm. This is 2 ohm, 2 ohm, 2 volt, 1 volt, 1 ohm. In the question, this is given. Okay, and to find is number 1, current in each branch, and number 2, potential drop along 2 ohm resistor. These are the questions, right? First, as you know, what you will do, you will name the points. ठीक है, आफ्टर नेमिंग द पॉइंट्स हमारा क्या काम है? करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो देखो ये आई यहां तक आया, ऑब्वियस है, ये जंक्शन है, यहां पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है ना? जंक्शन है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिधर कम रेजिस्टेंस है उस साइड में हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम रख देते हैं, और जिधर ज्यादा है उधर सिंपल सा नाम रखते हैं। इधर मैंने I1 लिया, इधर I -I1। ओके, जब तुम करंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एक बात का ध्यान रखना कि करंट का नाम कम से कम रखना, ठीक है ना? करंट का नाम कम से कम रखना। करंट का नाम जितना तुम ज़्यादा रखोगे तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेशंस उतनी ज़्यादा आएंगी, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ेंगे तो तुम्हें उतने इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। ओके, ये I1 देखो अब यहाँ आ गया, ये I1 यहाँ आ गया, ये यहाँ आया, I1 कट गया, ये I वापस चला गया, ठीक है? और उसके बाद तुम्हें तीसरा काम पता ही है, इनका प्लस माइनस डालना, माइनस प्लस प्लस माइनस
प्लस माइनस, करंट इधर आ रही है, प्लस माइनस, करंट ऐसे आ रही है, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, करंट ऐसे आ रही है, प्लस माइनस, करंट ऐसे आ रही है, प्लस माइनस। मैंने सबों का सिंबल डाल दिया, प्लस माइनस, अकॉर्डिंगली हमने सबों को सिंबल दे दिया है। ओके, अब हम पहले मान लो लूप ले रहे हैं डी बी सी डी। क्लियर है? लूप लेते समय तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कैसे भी लूप ले सकते हो, ऑलरेडी मैंने दिखा रखा है, ठीक है ना। डी बी सी डी। ओके, तुम कहां बाहर आ रहे हो? माइनस से। तुम कहां बाहर आ रहे हो? माइनस से। तो -2 I माइनस I1। ओके, अब तुम इधर बढ़े, कहां से बाहर आए? माइनस से। तो -3I। सेल में किससे बाहर आए? प्लस से, तो +3। फिर किस रेजिस्टेंस से कहां से बाहर आए? माइनस से। तो -1 इंटू आई को मैं सिंपली आई लिख देता हूं। यहां भी तुम माइनस से बाहर आए हो, -1 = 0। तो ये हो गया तुम्हारा -2 और -3 -5 -6I और +2I1। ओके, +2I1 = -2। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया है, ठीक है। अब तुम लूप सपोज करो ए डी बी ए लेते हो। तुमने लूप लिया ए डी बी ए, तो इस सेल में तुम कहां से बाहर आए? माइनस से, -2। रेजिस्टेंस में कहां से बाहर आए हो? प्लस से, +2I। अब तुम आगे बढ़े, कहां बाहर आए? माइनस से, -2I माइनस I1। कहां से बाहर आए हो? प्लस से। तो 1 इंटू I1 को मैं केवल I1 लिख देता हूं, और यहां कहां से बाहर आए? प्लस से, तो +1 = 0। तो ये तुम्हारा हो गया -2। ओके, यहां पर देखो, जो ये हमारा, सॉरी I1 था ना, ओके, -2 -2I और +4I1 +I1 +1 = 0 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया -2I + 5I1 = 1। सेकेंड इक्वेशन हो गया। तुम्हारा काम होगा सॉल्व एंड फाइंड I एंड I1, ये तुम्हारा काम होगा। ओके, अब हम एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ रूल पर आते हैं। ओके, अब हम एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ पर आते हैं, और इसका पहला है व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन साइंटिस्ट था। व्हीट स्टोन ने ऐसे नेटवर्क्स जो जिनमें या तो केवल 5 रेजिस्टेंस हैं, या वो रिड्यूसिबल हो जाए 5 के फॉर्म में, क्लियर है, तो उनको सॉल्व करने का उसने हमें तरीका दिया। ओके, तो ये देखो, व्हीट स्टोन ने सर्किट इस तरह से बनाई थी।
उसने 5 रेजिस्टेंसेस यूज किए, पी, क्यू, एस, आर, और ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, और ये गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर तुम सबों ने लैब में देख ही रखा है, क्लियर है। और गैल्वेनोमीटर में मेन डिफरेंस एमीटर से ये है कि गैल्वेनोमीटर का जो निडल है लेफ्ट राइट दोनों साइड में डिफ्लेक्ट करता है, जबकि जो एमीटर है वो केवल टुवर्ड्स राइट जाता है। ओके, तो अब देखो हमारा क्या काम होगा, पहले तो इनका नेमिंग कर देना। ये हमने नेमिंग कर दिया। मान लो यहां से करंट आई आ गई, ठीक है ना, यहां से ये करंट आई है, मान लो ये मेरा I1 है, ये I माइनस I1 है। अब यहां पर फिर से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, मान लो ये करंट IG है, तो ये मेरा I1 माइनस IG है। ओके, IG यहां आया और इधर से I माइनस I1, दो इनकमिंग हो गए, दोनों ऐड हो गए, तो I माइनस I1 प्लस IG हो गया। ओके, अब ये यहां आया, ठीक है, IG कट जाएगा, I1 कट जाएगा, ये मेरा I हो गया। ठीक है, हमने सर्किट कंप्लीट कर दिया। उसके बाद तुम्हें पता ही है मैं प्लस माइनस करना होता है, ठीक है, तो सेल के लिए ये रहा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये काम हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना, जब करंट डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बाद हमने प्लस माइनस अलग अलग कर दिया। अब हम पहले लूप ले रहे हैं ए बी डी ए, ठीक है, ए बी डी ए। तो देख लो, माइनस I1P माइनस IgG प्लस I माइनस I1 Q इक्वल टू 0। ओके, अब हम सेकेंड लूप पर आ रहे हैं। हमने लूप ले लिया, मान लो B C D B, तो माइनस I1 माइनस IG R प्लस I माइनस I1 प्लस IG इंटू S और प्लस IgG इक्वल टू 0। ये दोनों मैंने इक्वेशन बना लिया। अब व्हीटस्टोन ने क्या किया, इन चार रेजिस्टेंसेस में से किसी एक की वैल्यू को तब तक चेंज करते रहा जब तक गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 नहीं हो गया। गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब है पॉइंट बी और डी सेम पोटेंशियल पर है, इसका मतलब है बी डी की पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। ठीक है ना, तो व्हेन बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, ओके, हमारा IG 0 हो गया, IG 0 हो गया, IG 0 हो गया, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, देखो, माइनस I1P इक्वल टू माइनस I माइनस I1Q, ये मेरा पहला इक्वेशन बन कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, ये इक्वेशन ये बन गया है। अब इस पर हम अप्लाई कर रहे हैं सेकंड पर, तो जब हमने सेकंड में अप्लाई किया तो ये हो गया माइनस I1R, ये तो 0 हो गया है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इक्वल टू माइनस I माइनस I1S। ओके, ये मेरा फोर्थ हो गया। तुम थर्ड को फोर्थ से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S और P बाई Q इक्वल टू R बाई S। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना, इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड देन द व्हीटस्टोन इज a balanced wheatstone bridge, and when it is a balanced wheatstone bridge, at that time
there will be no current through the galvanometer or the fifth resistance Okay, this is your Wheatstone bridge, and this is the condition for balanced Wheatstone bridge. Okay, this is the condition for balanced Wheatstone bridge. Okay, after that we are trying to apply the Wheatstone bridge in a few numericals. Okay, in one or two numericals we are going to apply it. Suppose I have taken a circuit like this. आपको ये कहा गया है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आपको गिवन है ये 8 ओम, ये गिवन है 4, ये भी 4, ये 4 और ये 4। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं। और देखो ट्रांसफॉर्म हम इस तरह से करते हैं कि नाम रख लो, मान लो P है, O है, Q है, R है। तो ये जो BR लाइन है, ठीक है ना, जो ये हमारी BR लाइन है, उसे मैंने इस तरह से बाहर डाल दिया है। ठीक है ना, देखो जो ये BR लाइन है इसको बाहर डाल दिया। तो ये मेरा 4 है, ये मेरा 4 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जो ये POR ए सेटअप है, इसको अलग इस तरह से कर देता हूं। ठीक है ना, देखो तुम ऐसे सोचो, इतने पार्ट को उठाया इधर रख दिया, तो ये ए मेरा यहां आ गया, तो ये 4, ये 4 और ये 8। नाम रख दो PRQS। तो तुम ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, P/Q इज इक्वल टू 4/4 इक्वल टू R/S 4/4। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। जब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसमें कोई करंट नहीं होगा। क्लियर है, जब इसमें कोई करंट नहीं है तो ये दोनों अब सीरीज में आ गए, ये दोनों भी सीरीज में आ गए, फिर रिजल्ट पैरेलल में हो गया। 8 का जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट आ गया वो आ गया 4 ओम। क्लियर है, ये आ गया हमारा 4 ओम। ठीक है ना, तो देखो किस तरह से हम इसे अप्लाई करते हैं। ओके, अब देखो हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। ठीक है ना, हमें कहता है फाइंड दो चीजें, फाइंड x if no current passes in AO, और दूसरा वैल्यू ऑफ I।
दो पार्ट हमें क्वेश्चन के हैं। क्लियर है? तो अब देखो, जब इसमें कोई करंट नहीं पास कर रहा तो हम इसे बड़े आराम से हटा देते हैं। हमने हटा दिया तो ये, और उसके बाद अब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को चेक करते हैं। ठीक है, यहां करंट नहीं है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज सेटिस्फाइड है। तो इसका मतलब 2/4 इक्वल टू x/6। तो x आ गया तुम्हारा 3 ओम। क्लियर है? जब x 3 आ गया तो ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक है ना, ये 9 हो गया। तो इनका जो पैरेलल आंसर आएगा 1/6 प्लस 1/9, इसका मतलब 18, 3 + 2 5/18। तो R पैरेलल हमारा कितना आ गया? 18/5, 3.6 ओम। ये आ गया हमारा R पैरेलल। राइट, अब सर्किट में केवल इतना बच गया, देखो हमारा। ठीक है ना, ये बच गया हमारा 3.6, ये बच गया है 2.4 और ये हमारा है 6 वोल्ट। तो ये 6 ओम हो गया। तो जो करंट की वैल्यू है वो 6/6 मतलब 1 एम्पियर। तो इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, किरचॉफ लॉ की जगह एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आ रहे हैं। ओके, तो इसमें हम फर्स्ट यूज लेते हैं मीटर ब्रिज। तुम प्रैक्टिकल में इससे रिलेटेड 2 या 3 एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है ना, ओम्स लॉ को वेरीफाई करना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना, सीरीज पैरेलल वेरीफाई करना। ओके, ये एक्सपेरिमेंट्स है। तो इसमें एक वुडन फ्रेम होता है, इसमें एक वुडन फ्रेम है और वुडन फ्रेम के ऊपर 1 मीटर की 1 मीटर की नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन की वायर लगी हुई है। ओके, नाइक्रोम या कॉन्स्टेंटन इसलिए यूज करते हैं कि इनके लिए अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब है फॉर लार्ज चेंज ऑफ टेम्परेचर द चेंज इन रेजिस्टेंस विल बी नेग्लिजिबल। अब देखो, इसमें कॉपर की ब्रॉड स्ट्राइप लगी होती है इस तरह से। ये हमारा कॉपर स्ट्राइप लगा हुआ है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 ये टर्मिनल्स बने हुए हैं। ओके, यहां पर हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। तो रेजिस्टेंस बॉक्स से जो जो की हम निकालेंगे वो सर्किट का यहां का रेजिस्टेंस हो जाएगा, वो यहां का रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसलिए ये मेरा नोन रेजिस्टेंस है X। यहां पर हम उस वायर को लगाते हैं या कॉइल को लगाते हैं जिसकी हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। ये मेरा अननोन रेजिस्टेंस है। ओके, ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है। ओके, ये हमने सेल लगाया, की लगाई, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगाया, जॉकी बनाई। ठीक है ना, ध्यान रखना मैंने रफ डायग्राम बनाया हुआ है। ओके,
जिसकी हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए। इस पर जो भी एग्ज़ाम में आते हैं न्यूमेरिकल ही आते हैं, इसलिए हम इसके बहुत डेप्थ फॉर्मेट में नहीं जा रहे, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल में तो तुम उतना डिटेल में इसको करोगे ही करोगे। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से कोई एक रेजिस्टेंस निकाल दिया। रेजिस्टेंस निकालने के बाद, ठीक है ना, जॉकी को पहले पॉइंट ए पर रखा और उसे धीरे धीरे मूव करते हुए बी तक ले जा रहे हैं। पर जब जॉकी को मूव करोगे तो केवल एक ही ध्यान रखना है, कॉन्टिन्यूसली रब नहीं करना है। जैसे एक जगह टच किया, फिर उठा लिया, फिर अब थोड़ा सा आगे टच किया, फिर आगे टच किया। क्लियर है? सबसे आसान तरीका होता है एक बार इधर टच करो, तुम्हें लैब में बतलाया ही जाएगा, फिर दूसरी साइड टच करो और उनका डिफ्लेक्शन देखो। ओके, तो इस पार्ट पे मैं उतना ज़्यादा नहीं जा रहा। हमें बस ये करना है कि हमें वो पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है जहां पर इसकी डिफ्लेक्शन 0 हो गई है। लेट सी बी द पॉइंट एंड ए सी be the length where the deflection of galvanometer has become 0। ओके, तो ये मान लो AC हमारा L है सेंटीमीटर में, तो CB हमारा 100 माइनस L सेंटीमीटर हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाय ए होता है, ठीक है ना। अगर इफ रो एंड ए इज केप्ट कांस्टेंट तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के, ठीक है ना। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। तो इसे तुम एक तरह से प्रिंसिपल भी मान सकते हो, ठीक है ना, पर हम बेसिक प्रिंसिपल इसका व्हीटस्टोन ब्रिज ही लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब जब हम व्हीटस्टोन ब्रिज लगाएंगे, बाय व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन, यहां पर देखो x अपॉन y इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। दिस रेजिस्टेंस अपॉन दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ wire of length L upon resistance of wire of length CB. So from here your y will be 100 minus L by L into x. So by this you can find out the unknown resistance. By this you can find out the unknown resistance, right? Okay, now we are moving on the numericals based on meter bridge. Okay, we are moving on the numericals based on the meter bridge and basically this will be our formula. Okay, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब सपोज करो, ठीक है, ध्यान रखो कि मैं अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग चल रहा हूं और मेरे डायग्राम में जो लेफ्ट है उसमें नोन है और राइट में अननोन है, ठीक है ना। लेफ्ट में अननोन है, सॉरी लेफ्ट में नोन है और राइट में अननोन है। ओके, सपोज करो कि पहली बार जब मैंने x एंड y लिया तो जो बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मतलब है अभी मैं बड़े आराम से कह सकता हूं x by y is equal to 60 by 100 minus 60. Okay, so 60 by 40, that is 3 by 2. Okay, now what we are doing now, connect a 5 ohm resistance, 5 ohm resistance in series with y। y के साथ हमने 5 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया है
or now we observe that the balancing length is 50 centimeter. Now the balancing length is 50 centimeter. So it is now your x by y plus 5. y plus 5 क्यों हुआ? हमने सीरीज में 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है, ठीक है ना. दिस इज 50 by 100 minus 50, so 50 by 50, that is your point. ठीक है. Now you have two equations. Divide 1 by 2. ठीक है, divide 1 by 2. So your x by y upon x by y plus 5 is equal to 3 by 2 upon. Solve it and find y and x. Okay, after solving these you can send your answer to my link, okay, for verification, or if you have any doubts you can ask it. Okay, now shift on another numerical based on it. Okay, we are shifting on another numerical. Now suppose again we have taken x and y, in left x, in right y, and the balancing length is 40 centimeter, right? Now the balancing length is 40 centimeter. That means x by y is equal to 40 by 100 minus 40, that is 40 by 60, so it is your 2 by 3. Okay, this is your balancing length. Okay, now we connect a resistance of 12 ohm. Okay, connect a resistance of 12 ohm in parallel to y. Okay, connect a resistance of 12 ohm in parallel to y. Okay, so now what will happen? Your parallel result will be 1 by y plus 1 by 12, that is 12 plus y by 12y. So your R parallel is 12y by 12 plus y. Okay, the balancing length is now, okay, suppose 50 centimeter. Okay, so that means x upon 12y by 12 plus y is equal to 50 by 100 minus 50. This is your second equation, right? Solve and find x and y. Okay, so in this way we have today learned how we can solve or simplify or find the values of currents, okay, or resistances or potential drops in a network by using Kirchhoff law. Then we have used Kirchhoff law, okay, to obtain the condition for balanced Wheatstone bridge, and then we have used the condition of balanced Wheatstone bridge for meter bridge. Okay, so in this way we have today studied these parts. Then in next part we will focus completely on potentiometer. Okay, that is a lengthy topic, so one video will be completely on potentiometer. Okay, goodbye to all.